हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career. पर फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल उनको तो हमें कंट्रोल करना ही है। बाकी आगे जो है सब वगैरह करेंगे वो पीआरपी वगैरह इसी पे ही किया जाता है। ये 3 टाइप के जो आपके हजार्ड्स हैं, ठीक है। अभी तो शायद एक और आ गया हैजार्ड, फिजिकल, केमिकल और आपका माइक्रोबायोलॉजिकल एंड और पेस्टिसाइड भी आ गया आई थिंक। नहीं, पेस्टिसाइड आपका इसी में कवर हो रहा है ना, केमिकल में कवर हो रहा है वो। ये इसके टाइप हैं। अच्छा, जब मैं आपको समझाऊंगा तो इसके टाइप समझ में आ जाएगा आपको। हजार्ड खाली 3 तरह के ही होते हैं, उन्हीं को ही आगे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। Information required to be controlled and maintained by an organization and the medium on which it is contained। तो वो क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल। जो हम 100 फ्लोर में डॉक्यूमेंट, आप एसओपी बनाओगे, डब्ल्यूआई बनाओगे, कोई भी प्रोडक्ट के पैरामीटर उसमें कंट्रोल करोगे, आप प्रोसेस पैरामीटर उसमें कंट्रोल करोगे, वो जो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होते हैं उन्हें स्टैंडर्ड की फॉर्म में बोला जाता है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। यानी वो इन्फॉर्मेशन फ्लो करने का एक मीडिया है, तो वो डॉक्यूमेंट आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो कंट्रोल कैसे होता है, कंट्रोल की आपको स्टैंप लगानी पड़ेगी। कंट्रोल की स्टैंप आपकी जो है फ्रंट पेज पर लगती है। 2 टाइप की स्टैंप होती हैं, एक कंट्रोल, दूसरी मास्टर। तो कंट्रोल आपकी फ्रंट पेज पर लगती है और मास्टर कॉपी आपकी बैक साइड में लगती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट हम इंफॉर्मेशन के तौर पर डिस्प्ले करेंगे, ओके, उसे कंट्रोल करके ही डिस्प्ले करना है। और डिस्प्ले करने से पहले हम कुछ कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखेंगे जो आगे कवर होंगी इसमें, जैसे विजिबिलिटी, ओके, फॉन्ट कितना होना चाहिए, कितनी कितनी हाइट पर उसको डिस्प्ले करना है ताकि ऑपरेटर को ऑब्जर्वेशन ठीक रहे। ऑपरेटर की लोकल लैंग्वेज में लिखना है आपको। पता लगे आपने इंग्लिश में लिख दिया और ऑपरेटर को हिंदी ठीक तरीके से पढ़ना नहीं आ रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट उसके लिए क्या हो गया, यूजलेस हो गया। तो यानी लोकल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आप डिस्प्ले कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्प्ले कर रहे हो वहाँ। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस होता क्या है, प्लान वर्सेस एक्चुअल, एक्सटेंट टू विच प्लान्ड एक्टिविटीज आर रियलाइज्ड एंड प्लान्ड रिजल्ट अचीव। तो प्लान वर्सेस एक्चुअल, आपने अब पर डे, कल आपसे मैंने पूछा था आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, तो आपने प्रोडक्शन को ज़्यादा फोकस किया था। तो आपका क्या बोले था आपने कि हम प्रोडक्शन को निकलवाते हैं, तो वो क्या है, आपका एक टारगेट है। आपको इफेक्ट, आपका कुछ केपीआई डिसाइड कर रखा होगा वहाँ पे कि आप अपने परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हो। आप एफिशिएंसी चेक करते हो या इफेक्टिवनेस चेक करते हो। ओके, आपको जो मॉर्निंग में प्लान दिया गया है उसको आपने इफेक्टिवली अचीव किया है कि नहीं किया, वो कैसे पता लगेगा, आउटपुट से। तो इसे कहते हैं आउटपुट इफेक्टिवनेस, प्लान वर्सेस एक्चुअल। तो एज ए प्रोडक्शन मैनेजर या एचओडी, आप उनका जो मेन रोल क्या होता है, जो भी हमने प्लान दिया है अपनी जूनियर टीम को, उसने शाम होते होते एंड ऑफ द शिफ्ट उतना अचीव किया है कि नहीं किया। अगर अचीव नहीं किया है तो इसके क्या क्या रीज़न रहे हैं वो आपकी प्रोडक्शन रिपोर्ट में हाईलाइट होने चाहिए। नेक्स्ट है एंड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दैट विल बी अंडरगो नो फर्दर प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली फूड कंज्यूमिंग फूड है या पैकिंग मटेरियल है, वटेवर किसी भी टाइप का फूड है, तो एंड प्रोडक्ट का मतलब है फिनिश प्रोडक्ट।
आफ्टर जो उसका लास्ट वाला ऑपरेशन होगा, फाइनल इंस्पेक्शन रहेगा, उसके बाद उसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं होना। ठीक है, तो एंड प्रोडक्ट को बोलते हैं फिनिश प्रोडक्ट। तो इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो जो ऑपरेशन होंगे, उसमें लास्ट ऑपरेशन क्या है, उसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं होगा, उसके बाद वो एंड प्रोडक्ट माना जाएगा। और उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोलेंगे प्रोसेस फ्लो चार्ट या प्रोसेस फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट है 3.16 फीड सिंगल और मल्टीपल प्रोडक्ट वेदर प्रोसेस, सेमी प्रोसेस और रॉ मटेरियल विच इज इंटेंडेड टू बी फीड टू फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल। फीड, अगर कहीं पर भी इस स्टैंडर्ड में आपका फीड वर्ड यूज हो रहा है, तो फीड वर्ड का मतलब है कोई ऑर्गेनाइजेशन एनिमल के कंज्यूमिंग के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है, या तो रॉ मटेरियल बना रही है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, एंड प्रोडक्ट बना रही है। तो फीड मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग टू मैन्युफैक्चरिंग द मटेरियल या फूड प्रोडक्ट रिलेटेड टू एनिमल। तो फ्लो डायग्राम के बारे में भी मैंने आपको बताया ही था, स्कीमेटिक एंड बिल्कुल, जो सिस्टमेटिक। हमारा यस यस, प्रोसेस में करेक्ट। तो जो भी किस इन्वॉल्वमेंट होगा डॉक्यूमेंट हाँ, तो किसी भी प्रोडक्ट को इनिशियल बनाने स्टेज में, तक। हाँ, रॉ मटेरियल रिसीविंग से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट तक जो भी आपका सीक्वेंस है, उस ऑपरेशन के सीक्वेंस को बोलेंगे फ्लो डायग्राम। रॉ मटेरियल रिसीविंग सेल। हाँ, रिसीविंग रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। फूड चेन सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस इन द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, distribution, storage and handling of a food and its ingredient from primary production to consumption। तो फूड चेन कल मैंने आपको बताया था, हमारे जो अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उसे सप्लाई चेन बोलते हैं। यहाँ क्या यूज़ किया गया है, फूड चेन। तो आपका जो फूड है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जहाँ से आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, जो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, उसने तो अपना फिनिश प्रोडक्ट बना के आपको दे रहा है ना, आप उसको एज ए रॉ मटेरियल ले रहे हो। तो हाँ जी। जो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, वो उसका जो प्रोसेस होगा उसे प्राइमरी प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो फूड चेन का मतलब है जो जहाँ से आप मटेरियल को रिसीव कर रहे हो एज ए रॉ मटेरियल, रिसीव होने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में आप बोले तो ऑपरेशन, ऑपरेशन में अब सारा कुछ आ जाता है उसमें, मैन्युफैक्चरिंग करना, टेस्टिंग करना, इंस्पेक्शन करना, वटेवर एक्शन लेना, इंस्पेक्शन। देन आफ्टर एंड प्रोडक्ट आप क्या करोगे, पैकिंग करोगे, डिस्पैच करोगे एंड हैंड ओवर डिलीवर टू द कस्टमर। तो कस्टमर को डिलीवर होने तक जितनी भी एक्टिविटी हैं, प्राइमरी प्रोसेस टू एंड प्रोडक्ट तक, जो रिसीव्ड बाय द कस्टमर, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, फूड चेन। सब सप्लाई हाँ, चेन कहला देगा। यस, इसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ कवर होता है। फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी आपको पता ही है, ऐसे जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप डेमोस्ट्रेट करना चाहते हो, तो उसके जो पैरामीटर हैं, जो खूबियां हैं, वही बताओगे ना, वो क्वालिटी एश्योरेंस हो गया। बिल्कुल। यहाँ पे आपका फूड सेफ्टी की बात है कि आपका फूड सेफ्टी, अपने कस्टमर को आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपका फूड सेफ है। तो एश्योरेंस दैट फूड विल नॉट कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट फॉर द कंज्यूमर when it is prepared or consumed in accordance with its intended use। तो आप कैसे एश्योर करोगे कि आप जो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए, उसके हेल्थ के लिए वो एडवर्स इम्पैक्ट नहीं डालेगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, तो उसके अंदर लेबलिंग लिखी होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है कि भाई इसमें प्रोटीन इतना है, कार्बन इतना, आपका कार्बोहाइड्रेट इतना है, कि कंजम्पशन के लिए एक ह्यूमन बॉडी के लिए जितनी मात्रा डिसाइड की गई है, उतनी मात्रा में सारी चीज़ वहाँ पे लिखी रहती हैं, इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना, लेबलिंग लिखी रहता है प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो वही इसको फूड सेफ्टी के नाम से यहाँ पे दिया गया है कि, और नोट क्या कह रहा है ये, फूड सेफ्टी इज रिलेटेड टू द occurrence of food safety hazard in end product and does not include other health aspects related to, for example, malnutrition,
मल न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? मल न्यूट्रिशंस का मतलब आपको पता है? नहीं ये नहीं पता। मल माल न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन मतलब वो जो जो माल न्यूट्रिशन मतलब बोले तो है मतलब एडवर्स इम्पैक्ट पड़ गया उसको, ठीक है ना? यस, बिल्कुल मल न्यूट्रिशंस बिल्कुल। मतलब जो हमको जिस मात्रा में जिन न्यूट्रिशंस की वहाँ ज़रूरत थी, या तो वो है नहीं है, या है तो वो एक्सेस मात्रा में है। तो ये मल न्यूट्रिशंस कंज्यूमर की हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो यही एश्योरेंस प्रोडक्ट को जब सेल किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है कंज्यूमर के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने प्रोडक्ट पर डालते हैं। फूड सेफ्टी हजार्ड। तो फूड सेफ्टी, इसमें फूड सेफ्टी का एक और पॉइंट भी है। जो जीएफएसआई है ना, जैसे बीआरसी है, बीआरसी के बारे में हाँ आपको जी। बताऊंगा। यहाँ एक हमें वो लेना पड़ता है, यहाँ लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे आजकल आपका आ रहा है ना, जो जेड सर्टिफिकेशन आ रहा है, जो कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट ने उनको जेड कर दिया है, जेड सर्टिफिकेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। तो जेड सर्टिफिकेशन में स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको थोड़ा बढ़ावा दिया गया है, और उनको डेमोस्ट्रेट करने के लिए ये प्रधानमंत्री ने जो गवर्नमेंट के द्वारा एक साइट, लाइसेंस साइट ओपन की है, कि जो सप्लायर या हमारे इस पे जेड का जो सर्टिफिकेशन ले लेगा ऑनलाइन या फिजिकली, उसका ये अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पे क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। उससे ये पता लग जाएगा कि उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी कम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी कोई भी बंदा खोल के देख सकता है। जैसे आज क्या ज्वेलरी में आया ना, ज्वेलरी में हॉल मार्किंग आ गया है, तो ऐसे ही ज्वेलरी में हाँ हॉल और मार्किंग का, हाँ, तो यही सिस्टम जस्ट लाइक फूड से रिलेटेड भी है। तो आप जब कोई मैन्युफैक्चरर होता है तो लाइसेंस लेता है ना, तो उस प्रोडक्ट, उसके फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट को आप पीसीबीडब्ल्यू जो वेबसाइट लिखी रहती है वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हो। तो फूड सेफ्टी का ये भी एक पॉइंट रहता है। तो प्रोडक्ट पे लिखा रहता है ना कि आपको इसके बारे में ज़्यादा जरूर जानकारी लेनी है, तो आप ये वाला साइट यूज़ कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, जो पैकिंग कवर होता है वहाँ पैकिंग के ऊपर, फूड, लेवल पे। हाँ, लेवल पे। 3.22 फूड सेफ्टी हजार्ड। तो फूड सेफ्टी हजार्ड का मतलब है ऐसे इंग्रेडिएंट या ऐसे एलिमेंट जो आपके फूड फूड को पॉल्यूटेंट कर सकते हैं, तो जिसे हम हजार्ड बोलते हैं। तो यहाँ हजार्ड को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है: बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट इन फूड विद द पोटेंशियल टू कॉज एन एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट। तो यही है, अगर इसमें से कोई भी कैम आपका हजार्ड कंटामिनेट हो जाता है फूड के अंदर, तो वो कंजम्पशन में एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा। तो फिजिकल हजार्ड के बारे में अगर हम बात करें, तो फिजिकल हजार्ड तो आप सबको पता ही है। फूड फूड में पैकिंग करते समय, या फूड मैन्युफैक्चरिंग करते समय, या फूड से रिलेटेड जो पैकिंग आइटम है उनको बनाते समय उसमें कुछ फिजिकल आइटम कंटामिनेट हो जाए। जो जैसे कोई आप फिजिकली दिखाई फिजिकली बोले तो हो हाँ, कुछ भी कंकड़ पत्थर आ जाए उसके खून आ अंदर, गया, धूल है। खून आ गया और प्लास्टिक आ गया। अगर हाँ, कुछ भी। मतलब वो या चीज है, तो जो भी कपड़ा आ गया। हाँ, जो भी मटीरियलिस्टिक प्रोडक्ट कोई कंटामिनेटेड होता, कंटामिनेशन उसमें ऐड हो जाता है, तो फिजिकल में आता है। ठीक है, आपकी बॉडी का कोई आपकी बॉडी से कोई मिट्टी झड़ गई, या कोई बाल गिर गया, या उसमें कोई कंकड़ पत्थर आ गया, वटेवर, ठीक है ना? तो फिजिकल पॉइंट यानी फिजिकल मटेरियलिस्टिक कोई उसमें कंटामिनेशन आ जाता है, तो फिजिकल में कवर होता है। केमिकल में आपका कवर होता है, जो कि केमिकल से बनी हुई जो आप जो मटेरियल यूज़ करते हो पेस्टिसाइड के लिए। अभी आप बता रहे थे पेस्टिसाइड एक हजार्ड है, ठीक है, तो वो केमिकल में कवर होता है। क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड आपको कोलिन वगैरह हो गया, या हार्पिक वगैरह है, जो हम फिनाइल वगैरह यूज़ करते हैं, पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, वो सारा क्या है, ये पेस्टिसाइड में आते हैं ये, ठीक है। अगर इनको आप यूज़ करते समय प्रॉपर तरीके से सुखाओगे नहीं, क्लीन नहीं करोगे उनको, तो इनमें ये रहता है कि इसका कुछ अगर केमिकल हमारे प्रोडक्ट में कंटामिनेट हो गया, तो उसको वो क्या कर देगा, पॉल्यूटेंट कर देगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल। तो ये
बायोलॉजिकल आपका ये होता है आपका बैक्टीरिया, फंगस, जर्म्स, कोई कीटाणु वगैरह, जो कि आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। फिजिकल जो प्रोडक्ट है उसको तो आप नेक्ड आई से देख सकते हो, मगर बायोलॉजिकल जो होता है उसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये है आपका बायोलॉजिकल। इसमें एक मेन पॉइंट आता है क्रॉस कंटामिनेशन। तो क्रॉस कंटामिनेशन से बायोलॉजिकल को जो वो है आपका हजार्ड है, इसमें क्रॉस कंटामिनेशन होने का ज़्यादा डर रहता है। जैसे मान लो आपने किसी प्रोडक्ट को, कोई प्रोडक्ट आपने कहीं पे ऐसे रूम टेम्परेचर पे रख दिया जिसके लिए वो सुटेबल नहीं है, और वो वहाँ हो गया ख़राब, और आपको पता नहीं है वो ख़राब है, और आपने उस प्रोडक्ट को फ्रिज में या किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ में रख दिया, तो उसके जो जर्म्स हैं या उसके जो कीटाणु हैं दूसरे प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उसकी जिसकी वजह से वो वाला प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसे हम कहते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। ठीक है। तो जो शेफ़ होते हैं ना किचन वगैरह में, रेस्टोरेंट में, वहाँ क्रॉस कंटामिनेशन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। ऐसा ही मेरे साथ एक बार हो गया था। जैसे मैं नॉन वेज वगैरह कभी करता नहीं, तो मैं बॉम्बे जो है कंसल्टेंसी देने के लिए गया था। तो जो मेरा क्लाइंट था उसने, होटल तो बहुत अच्छा था जिसने मेरा अरेंजमेंट किया था, मगर वो होटल था मोमडन का। ओके। तो मोमडन का था। मुझे डाउट हो गया कि भाई ये मोमडन का है, तो यहाँ तो वेज 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 कम रहेगा, यहाँ पे वेज नॉन वेज का ज़्यादा वो है। तो मैंने वो कॉल करके पूछा था, मैंने, यार वेज का और नॉन वेज का आपका अलग अलग बनता है क्या? कह रहा हाँ सर अलग बनता है, पूरा सारा कुछ सब सेपरेट रहता है। तो एक दिन मेरे को मतलब खाना खाने में ना वोमिटिंग सी होने लगी, तो मुझे लग गया था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि या तो एक ही चम्मच यूज़ कर लेते हैं या ऐसे ही कुछ ऐसा होता होगा इनके यहाँ पे। कब तक इतना, कोई भी प्रोटेक्शन कौन रखता है इतना, जो कि जिनका बेसिक जो बेस है वो नॉन वेज है, वो वेजिटेरियन को कहाँ इतना वो करेंगे। ठीक है। तो फिर मैंने वो होटल वहाँ से चेंज कराया था एक 5-6 दिन बाद। तो इसे क्रॉस कंटामिनेशन बोलते हैं। क्रॉस कंटामिनेशन का जो पॉइंट है वो सिर्फ बायोलॉजिकल उसमें हैजार्ड में कवर होता है। तो ये जो है यहाँ बताया है एंट्री में, फूड सेफ्टी हजार्ड इंक्लूड एलर्जिन एंड रेडियोलॉजिकल सब्सटेंसेस। तो एलर्जिन सब्सटेंस क्या क्या होते हैं? जो कुछ ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट या ये केमिकल और बायोलॉजिकल, इनको अगर प्रोडक्ट के साथ में कंज्यूम करोगे तो एलर्जी हो जाती है। तो इसका हमें एक एलर्जिन का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि एलर्जिन का प्रोसीजर कैसे बनते हैं, कौन कौन से पॉइंट उसमें कवर करते हैं। तो जब ऑडिट होता है ना, तो ये सारी डॉक्यूमेंट ही चेक करती है थर्ड पार्टी, कि आपने इन सब चीज़ों के बिहाफ पे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट बना रखे हैं कि नहीं बना रखे। अब आ गया यहाँ पे